नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम साइकोलॉजी का पेपर नंबर 30 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको बेहद ही शानदार 30 प्रश्न साइकोलॉजी के देखने को मिलेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा पर अवेलेबल हो जाएगी। बेस्ट क्वालिटी के प्रश्न हैं साथियों, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बेहद उपयोगी है। और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा लेवल 2 में, तो सभी के 40 प्रश्न साइकोलॉजी का आएंगे, तो उनके लिए बेहद उपयोगी है। और लेवल फर्स्ट में भी साइकोलॉजी के 20 प्रश्न आएंगे साथियों, उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी है। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में भी साइकोलॉजी के बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। तो यदि आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या रीट या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो ये टेस्ट आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टारगेट है कि भाई आपको 100 टेस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसमें आज ये 30वां टेस्ट है। इसके बाद में अभी 70 और टेस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 1, इनमें से असंबद्ध है, असंबद्ध का चयन आपको करना है। पहला विकल्प है भूख, प्यास और काम, ये जैविकी आधार है। दूसरा विकल्प है भूख और प्यास, ये अंतर्नोद है। तीसरा विकल्प है अभिप्रेरणा के मूल तत्व, आवश्यकता, परिणोद और उपलब्धि। और चौथा विकल्प है मैस्लो के प्रेरक, जन्मजात और अर्जित। तो बताओ इनमें से कौन सा विकल्प आपको असंबद्ध या गलत लग रहा है। साथियों, प्रश्न संख्या 1 में जो आपके सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 3, क्योंकि तीसरे विकल्प में कह रहे अभिप्रेरणा के मूल तत्व, आवश्यकता, परिणोद जिसको हम अंतर्नोद भी कहते हैं, और तीसरा होता है साथियों प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन या लक्ष्य होता है, उपलब्धि नहीं होता है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर आपके असंबद्ध हो जाता है। बाकी भूख और प्यास अंतर्नोद ही है। भूख प्यास काम को जैविक आधार माना जाता है। मैस्लो ने 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है यही असंबद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। किससे? संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानवतावाद के सिद्धांत से, व्यवहारवाद के सिद्धांत से और रचनावाद के सिद्धांत से। तो दूसरा विकल्प बताइए साथियों, दूसरा प्रश्न बताइए कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा। तो हम बात करें इसके सही उत्तर की, एनसीएफ 2005 के द्वारा जो अपनी समझ है वो रचनावाद से इन्होंने प्राप्त की है साथियों। चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? संवेग एक जटिल अवस्था है, संवेगों में आंगिक प्रतिक्रियाएं होती है, संवेगों में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं, और संवेग व्यक्ति का दैहिक परिवर्तन न होकर आंतरिक परिवर्तन होता है। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों, क्योंकि आपको देखना है यहाँ असत्य कथन। तो तीसरे प्रश्न में देखो आपका सही उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में जो सही उत्तर है वो है चौथा विकल्प, क्योंकि ये कह रहा है संवेग व्यक्ति का दैहिक परिवर्तन न होकर आंतरिक परिवर्तन होता है। साथियों, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है संवेग, क्योंकि जब हमें डर लगता है तो अंदर से भी हृदय की धड़कन तीव्र गति से हो जाती है, और साथ में ही हमारा जो चेहरे का भाव है वो भी एकदम बदल जाता है साथियों। तो इस प्रकार चौथा विकल्प आपके असत्य कथन हो जाता है। प्रथम, दूसरा और तीसरा विकल्प यहाँ सत्य कथन है। तो तीसरे प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, असंबद्ध का चयन कीजिए। ठोस वस्तुओं का महत्व मूर्त बुद्धि में होता है, कलाकार, गणितज्ञ, चित्रकार, इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। संवेगात्मक बुद्धि का संबंध गोलमैन और पीटर और मेयर से है। बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो साथियों बताइए प्रश्न संख्या 4 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो, हम अगर बात करें इसमें असंबद्ध कौन सा है, तो चौथा विकल्प आपके असंबद्ध है, क्योंकि बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल स्टर्नबर्ग ने नहीं, स्टर्नबर्ग ने तो त्रितंत्रीय मॉडल दिया था साथियों। त्रिआयामी तो यहाँ गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अतः चौथा विकल्प आपके असंबद्ध है। बाकी तीसरा, दूसरा, प्रथम विकल्प यहाँ बिल्कुल सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। यहाँ चौथा विकल्प प्रश्न 4 में सही है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है,
शिक्षा में अवरोधन का अर्थ क्या है? बालक का विद्यालय में नहीं जाना, बालक का किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना और बालक द्वारा विद्यालय बीच में ही छोड़ देना। तो साथियों, प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प सही है? देखो, एक होता है अवरोधन की समस्या और एक होती है अपव्यय की समस्या। अवरोधन की समस्या में बालक एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है, तो उसको अवरोधन एक तरह से फेल हो जाना, ठीक है। और अपव्यय की समस्या होती है बीच में ही विद्यालय से गायब हो जाना, मतलब पढ़ाई छोड़ देना, बंद कर देना। साथियों, वो अपव्यय की समस्या कहलाती है। तो यहाँ थर्ड विकल्प 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि क्या सुझाता है? बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम में न ले। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के अंदर नहीं बदलती और इनमें से कोई भी नहीं। देखो, बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या बताता है? 6ठे प्रश्न में आपको सही उत्तर देना है। देखो, प्रश्न को थोड़ा मैंने घुमाया है। मैं आपसे कहता रहता हूँ कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प एग्जाम में कभी भी सही नहीं होता, बट यहाँ सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, इसका कोई एक निश्चित रूप नहीं होता है। साथियों, अलग अलग इसके क्षेत्र होते हैं। ऐसी बात यहाँ पर कहीं पर भी नहीं की जा रही है। यहाँ पर काम में न ले, यहाँ पर एक अवधि के अंदर नहीं बदलती, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के, तो इस प्रकार कोई भी चीज़ यहाँ बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में सही नहीं लग रही है। तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर यहाँ इस प्रकार से चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। यहाँ मैंने उलझाने के लिए ये प्रश्न आपके लिए डाला था। तो 6ठे प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? परिपक्वता एवं अनुभव के कारण बाल विकास प्रभावित होता है। सभी विकास और अधिगम एक समान दर से विकास करते हैं। सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं और विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो 7वें प्रश्न में उत्तर दीजिए साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? आपका कौन सा लग रहा है कि ये भाई ये तो यार बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? साथियों, सभी क्षेत्र भी महत्वपूर्ण होते हैं विकास के, अलग अलग, जैसे शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, उसका भावात्मक क्षेत्र, उसका सामाजिक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र, अलग अलग सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, एक क्रम को भी बनाते हैं। परिपक्वता एवं अनुभव के कारण बाल विकास भी प्रभावित होता है। लेकिन दूसरा विकल्प कह रहे हैं सभी विकास और अधिगम एक समान दर से विकास करते हैं, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हो सकता है बालक का मानसिक विकास तीव्र ना हो लेकिन शारीरिक विकास अच्छा हो, शारीरिक विकास तीव्र ना हो लेकिन मानसिक विकास अच्छा हो, ऐसा हो सकता है। अतः सभी विकास और अधिगम एक समान दर से विकास नहीं करते हैं साथियों। दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है, एक समान से नहीं करते हैं, याद रखना है ना। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8, दूसरों के अनुभव किए गए संवेग को महसूस करने की योग्यता कहलाती है परानुभूति, सहानुभूति, समसंवेग और समानुभूति। तो देखो, दूसरों के अनुभव किए गए संवेग को आप खुद महसूस कर रहे हो, तो साथियों इस योग्यता को हम परानुभूति कहते हैं। एक तरह से दूसरे की भावनाओं को समझना ये हो जाता है। 8वें प्रश्न में पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न, निम्न में से किस कथन से आप सहमत है? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में आकलन नहीं कर लिया जाता है। अधिगम केवल तभी होता है जब व्यवहार से सुस्पष्ट हो और अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो देखो, सहमत की बात की जा रही है। पहला विकल्प क्या कह रहा है कि केवल बाह्य उद्दीपन के द्वारा निर्धारित होता है। नहीं, बाह्य नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा भी तो होती है, तो ये गलत हो गया। क्या अधिगम तब तक नहीं होगा जब तक उसको अंकों में नहीं मापे? ये भी गलत हो गया। गुणात्मक रूप से भी अधिगम हो सकता है। अधिगम केवल तभी होता है जब व्यवहार से सुस्पष्ट हो, ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि सही कथन है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। साथियों, समाज में रहकर बालक, सांस्कृतिक परिवेश में रहकर बालक चीजों को सीखता है। चौथा विकल्प जो है इससे हम सहमत है। तो 9वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। मेरे सहमत होने की बात नहीं है, सभी सहमत इसी पे होना चाहिए। तो चलिए 10वां प्रश्न, व्यवहार करने का स्थिर, सतत एवं विशिष्ट तरीका कहलाता है। विशेषक, स्वभाव, स्ववृत्ति और चरित्र। बताओ भाई 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो,
10वें प्रश्न में व्यवहार जो हम करते हैं उसका स्थिर, लगातार और विशिष्ट जो तरीका है उसको हम विशेषक कहते हैं, जिसको आप शील गुण भी कह सकते हो। किसको? शील गुण भी कह सकते हो। और ये सिद्धांत दिया था साथियों आल्पोर्ट और केटल के द्वारा, शील गुणों से संबंधित सिद्धांत। आल्पोर्ट का मुख्य रूप से यहाँ पर नाम आता है, योगदान भी इन्हीं का है विशेष रूप से। विशेषक इन्होंने कहा है शील गुणों को। विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण साथियों ये एक प्रकार की प्रक्षेपी विधि है जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है साथियों, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए। तीसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। तो 12वां प्रश्न है आपके, कुंठा, द्वंद्व आदि को किस प्रकार के दबाव के अंतर्गत रखा जाता है? सामाजिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव, और इनमें से सभी। देखो, कुंठा, द्वंद्व, कुंठा से ग्रसित हो गए हैं, द्वंद्व हमारे माइंड में चल रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। इस प्रकार इसको आप भौतिक दबाव तो नहीं कह सकते हो। भौतिक चीज़ों का जो दबाव होता है भौतिक चीज़ों के कारण वो हो सकता है भौतिक, लेकिन साथियों यहाँ कुंठा और द्वंद्व ये तो मानसिक चीज़ें हैं, इसलिए इसको हम मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। तो 12वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, किस प्रकार की ब्रह्मा शक्ति से ग्रसित लोग अपने आप को बहुत सारी विशेष शक्तियों से संपन्न मानते हैं? उत्पीड़न ब्रह्मा शक्ति, संदर्भ ब्रह्मा शक्ति, अत्यहमन्यता ब्रह्मा शक्ति, और नियंत्रण ब्रह्मा शक्ति। देखो, ब्रह्मा शक्ति का मतलब होता है लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि भाई मैं बहुत सारी विशेष शक्तियों से संपन्न हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी नेचुरल पावर है। ऐसी अगर चीजें किसी के माइंड में आती है साथियों उसको अत्यहमन्यता ब्रह्मा शक्ति के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? अवबोधात्मक उद्देश्य, विश्लेषणात्मक उद्देश्य, संश्लेषणात्मक उद्देश्य, और मूल्यांकन उद्देश्य। तो क्या कह रहा है प्रश्न? क्या कह रहा है कि विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है कि इस चीज का कारण क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। तो साथियों इसको हम कहेंगे अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है, मतलब वो चीज़ों को जान चुका है, अंतर करना, परिणाम निकालना सीख चुका है। तो प्रथम विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां प्रश्न है आपके, मनोचित्रण का संदर्भ किससे है? अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना है, मन का चित्रण खींचना मनोचित्रण है, और मन के प्रकार का अन्वेषण मनोचित्रण है। तो 15वें प्रश्न में देखिएगा सही उत्तर कौन सा रहेगा। मनोचित्रण का जो संदर्भ या अर्थ होता है वो है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है साथियों। अर्थग्राह्यता मतलब अर्थ को ग्रहण करने की, जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको सही तरीके से मन में उतारने का जो चित्रण है वही मनोचित्रण कहलाता है। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 पर। 16वां प्रश्न देखेंगे, तुम मुझे कोई भी बालक दो और उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा वाटसन का है। यह दावा किसका है? ये जेबी वाटसन का है साथियों। उपयुक्त कथन किसके महत्व को प्रदर्शित करने में सही बोध नहीं करवा रहा है? वातावरण, विद्यालय, वंशानुक्रम और समाज। तो मतलब बालक कैसे भी बालक का जन्म हुआ है, अब उसको आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब वातावरण, विद्यालय और समाज में ही रहकर ही वो बनेगा। तो वो वंशानुक्रम का फिर महत्व नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वंशानुक्रम में भी तो कुछ चीज़ें साथ आती है जन्म से ही, तो उसका कोई महत्व यहाँ नहीं दिया जा रहा है। चौथा विकल्प इसलिए आपके प्रश्न नंबर 16 में सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे साथियों। 17वां प्रश्न है, अभिवृत्ति के घटक है संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक घटक, व्यवहार परक घटक, और इनमें से सभी। तो साथियों अभिवृत्ति के घटकों की जब भी बात की जाती है, अभिवृत्ति के घटकों में संज्ञानात्मक घटक भी आ जाते हैं, भावात्मक घटक भी आ जाते हैं, व्यवहार परक घटक भी आ जाते हैं, अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 17वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां प्रश्न है,
गर्भधारण के साथ साथ यदि गर्भस्थ स्त्री तंबाकू एवं निकोटीन युक्त कोई पदार्थ का निरंतर सेवन करती है तो गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क सादा ही विकसित होता है, जन्म समय से पहले हो जाता है, शिशु अंधा बहरा एवं मानसिक दुर्बलता के साथ पैदा होता है और इनमें से कोई नहीं। देखो 18वें प्रश्न में आपको सही उत्तर देना है कौन सा विकल्प सही है कि कोई स्त्री है, गर्भधारण मतलब उसके गर्भ में बच्चा है, अब वो तंबाकू का सेवन कर रही है साथियों या अन्य कोई निकोटीन युक्त पदार्थ का सेवन कर रही है लगातार, तो उससे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि कई बार उस बच्चे का जन्म, जैसे बच्चे का जन्म लगभग 9 महीने में होता है तो 9 महीने से पहले उस बच्चे का जन्म हो जाता है और या तो वो कुपोषित रहेगा या फिर हो सकता है उस बच्चे की मृत्यु जल्द हो जाए साथियों। इस प्रकार ये चीज़ें हो जाती है, इसके जो दुष्परिणाम सामने निकल के आते हैं। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन आरटी 2009 के बारे में सत्य नहीं है? यह विकलांग बालकों के लिए 14 वर्ष तक लागू है। अध्यापक प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करेगा जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई और एसएमसी में वर्तमान में 16 सदस्य है। तो देखो आरटी 2009 के बारे में जो कथन सत्य नहीं है आपको उसका चयन करना है। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू हुआ था। अध्यापक 1 सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करेगा और इन 45 घंटों में तैयारी जो करता है वो घंटे भी शामिल होंगे। स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है एसएमसी जिसको कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, वर्तमान में 16 सदस्य भी है। लेकिन साथियों पहला विकल्प कह रहा है कि विकलांग बालकों के लिए 14 वर्ष तक लागू है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यह विकलांग बालकों को 4 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, अर्थात यह विकलांग बालकों के लिए 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के लागू है साथियों, और नॉर्मली ये 6 से 14 वर्ष तक ये चलता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 19 में, क्योंकि ये आरटी 2009 के बारे में सत्य कथन नहीं है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। तो 20वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में अधिगम की दृष्टि से शिक्षक को बालकों के विकास में किन पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये 4 चीजें हैं। अब पहला विकल्प है ए, बी और सी सही है, बी, सी और डी सही है, ए, सी और डी सही है और ए, बी सही है। तो पहली चीज तो ये है कि ए, बी, सी, डी चारों ही चीजें नहीं दे रखी है यहाँ पर एक साथ, तो आपको एक को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब देखो कक्ष शिक्षण की बात की जा रही है, मतलब क्लासरूम की, उसमें बच्चों को आप सिखा रहे हो, तो साथियों उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास का तो खूब ध्यान रखो, लेकिन शारीरिक विकास का ध्यान कक्ष अधिगम में उतना ज़्यादा नहीं रखा जाता। अर्थात बी, सी और डी यहाँ पर सही रहेगा। कौन से विकल्प में दे रखा है? दूसरे विकल्प में। तो 20वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। साथियों प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। आपके 22वां प्रश्न है, मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, दूसरा है व्यापक व उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, तीसरा विकल्प है मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत है और चौथा विकल्प है मूल्यांकन का अर्थ निर्णय लेने से लिया जाता है। तो देखो मूल्यांकन का जो शाब्दिक अर्थ है वो निर्णय लेने से ही लिया जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र बाकी मापन आकलन से बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, यह व्यापक भी है और यह उद्देश्य केंद्रित भी माना जाता है। लेकिन साथियों इसको द्विध्रुवीय प्रक्रिया नहीं माना जाता है, बल्कि मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है। क्या माना जाता है? कि मूल्यांकन त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अतः यहाँ जो पहला कथन है ये मूल्यांकन के संबंध में क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। 22वें प्रश्न में इस प्रकार पहला विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां प्रश्न है आपके, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? जॉन ड्यूवी के द्वारा, जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा, जेबी वाटसन के द्वारा और थॉर्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पर उपरोक्त कथन के बारे में बताना है साथियों, यह कथन किसका है? 23वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा जॉन ड्यूवी। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, ये जॉन ड्यूवी के द्वारा कहा गया है। क्योंकि करके सीखना किसने बताया है? जॉन ड्यूवी ने बताया है साथियों। इस प्रकार भी आप इस चीज को सोच सकते थे। तो विकल्प नंबर आपका 1 23वें प्रश्न में सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। साथियों प्रश्न नंबर 24 है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं,
मध्य एजेंसियां हैं और द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो जो हमारा परिवार है, जो पास पड़ोस है साथियों, ये सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां मानी जाती है। और जो उसका बालक का जो विद्यालय है, मीडिया है, ये इसकी द्वितीयक एजेंसियां मानी जाती है। तो 24वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। क्लियर है सभी के ये चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 25 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 25 है, पिछड़े बालकों को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है दल शिक्षण, क्रियात्मक विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। बताइए 25वें प्रश्न में पिछड़े बालकों को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि आपको बताना है साथियों। 25वें प्रश्न में अगर हम बात करें पिछड़े बालकों की आईक्यू की, तो ये लगभग 80 से 90 इनकी आईक्यू होती है। और साथियों आप इनको व्याख्यान विधि से तो नहीं सिखा सकते, दल शिक्षण या प्रदर्शन से भी नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि का अर्थ क्या होता है? जिसमें बालक करके सीखता है, चीजों को करके सीखता है क्रियात्मक विधि में। अतः पिछड़े बालकों को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्रियात्मक विधि होगी। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो 26वां प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? आंशिक क्रिया का नियम, अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। देखो थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम का नियम नहीं दिया गया है साथियों, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 26 में कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा? तो देखो 26वें प्रश्न में अगर हम देखें तो इन्होंने अभ्यास का नियम भी दिया था, तत्परता का नियम भी दिया था, आंशिक क्रिया का नियम भी दिया था, लेकिन अनुक्रिया जैसा नियम इनके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो 26वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से किस तकनीक में चित्रों को दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है? रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट, थिएमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट और सिचुएशनल टेस्ट। हिंदी में नाम बता देता हूँ। रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट मतलब रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण, थिएमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको हम शॉर्ट में TATB कहा जाता है साथियों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसको कहते हैं। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको CAT कहा जाता है, इसको बाल अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। और चौथा है सिचुएशनल टेस्ट जिसको परिस्थिति परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो चित्रों को देखकर कहानी लिखने का आदेश थिएमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट या TAT में किया जाता है, जो कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है साथियों। इसमें बालकों को चित्र दिखाए जाते हैं और अंत में कहानी लिखने का आदेश दिया जाता है। तो 27वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 28 है, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन का संबंध किससे है? बुद्धि से है, समस्या समाधान से है, सही उत्तर से है और सृजनात्मकता से है। साथियों आउट ऑफ बॉक्स चिंतन की अगर हम बात करें तो 28वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 4। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से लिया जाता है, जिसमें बालक कुछ अलग हट करके चीजों के बारे में सोचता है। तो चौथा विकल्प 28वें प्रश्न में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट और 29वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और कम से कम एक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे। कोई त्रुटि नजर आती है वीडियो में तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मनोसामाजिक विकास के अनुसार यदि किशोर अपनी पहचान और भूमिका का एकीकरण नहीं कर पाता है तो उसे किसका सामना करना पड़ता है? मूल पहचान, पहचान भ्रांति, समर्पण और सामाजिक विलंबन। देखो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था साथियों। किशोर अवस्था की बात की जा रही है, पहचान बनाम पहचान भ्रांति की यह अवस्था है। तो साथियों उसमें यदि बालक खुद की पहचान और भूमिका का एकीकरण नहीं कर पाएगा तो उसे पहचान भ्रांति का सामना करना पड़ेगा, मतलब वह पहचान भ्रांति का शिकार हो जाएगा। दूसरा विकल्प 29वें प्रश्न में सही है। वो सोचेगा कि इस समाज में मेरी क्या पहचान है, मैं कौन हूँ, मैंने किस लिए जन्म लिया है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इत्यादि। तो अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 30वां और अंतिम प्रश्न, व्यक्तित्व के विभिन्न 3 प्रकार जैसे गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक किसके द्वारा बताए गए हैं?
कार्ल यूंग के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, फ्रीडमैन के द्वारा और रोजनमैन के द्वारा। साथियों कार्ल यूंग ने तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी ऐसी चीजें बताई है, तो यह आपका 30वें प्रश्न में उत्तर नहीं होगा। गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा शेल्डन ने ये व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। दूसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये टेस्ट आपका पूरा हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और रीट 2022 या थर्ड ग्रेड 2022 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से निश्चित रूप से जरूर जुड़िएगा साथियों। निःशुल्क सारी चीजें आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करवाई जाएगी। मिलता है अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।